कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का एक इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोगों ने बात की थी क्या बेसिक सेटिंग्स की हमें ज़रूरत है वर्क स्टार्ट करने के लिए। जैसे हमने ओबीएस को क्रिएट किया, ईपीएस को क्रिएट किया और कुछ बेसिक सेटिंग्स किया। इस प्रैक्टिकली हमने प्राइमावेरा के पूरे इंटरफेस को समझा, कहाँ पर क्या अवेलेबल है। अगर मैं अपने सिलेबस पार्ट पर वापस आता हूँ तो हमने प्रैक्टिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप किया, जो थियोरेटिकली होता है प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा हमने कवर अप किया है इंट्रोडक्शन टू प्राइमावेरा, जहाँ हमने इसकी बेसिक सेटिंग्स और उसके बारे में समझा। अब हमारा जो मॉड्यूल आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। कि देखिए, मैंने आपको कल बोला कि हम कुछ आइकन्स से रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो आइटम क्या है। जैसे पिरामिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ईपीएस को और फोल्डर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। हमने ये कल डिस्कस किया था। नीचे वाला जो बॉटम लेआउट होता है उसको हम डिटेल्स विंडो बोलते हैं। अगर प्रोजेक्ट के पेज पर हैं तो नीचे वाला प्रोजेक्ट डिटेल विंडो हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्टिविटी के पेज पर जाते हैं तो नीचे वाला एक्टिविटी डिटेल हो जाएगा। उसी तरह रिसोर्स के पेज पर जाएंगे तो नीचे वाला रिसोर्स डिटेल हो जाएगा। दैट मीन्स जिस टैब पर आप होंगे नीचे वाला डिटेल विंडो उसी का डिटेल विंडो बोला जाएगा। इसने हमसे बोला है कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कैसे ओपन किए जाएंगे, कैसे क्लोज किए जाएंगे, उन सब के बारे में हमें बात करनी है और प्रोजेक्ट डिटेल विंडो के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमने ये देखा था कि यार प्रोजेक्ट्स, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंडेवर होता है जो आपको एक यूनिक आउटपुट देता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। नाउ आपका प्रोजेक्ट आपकी एंटरप्राइज या उसके किसी डिवीज़न का पार्ट होगा तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होंगे जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है जो एग्जिस्टिंग है, जैसे डेटाबेस में आपको फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप यूज़ करेंगे Ctrl+O। यही नॉर्मली भी आप शॉर्टकट MS एक्सेल में यूज़ करते हो। अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे Ctrl+N। अगर आपको प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl+W। ये 3 शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ करेंगे ओपन करने के लिए, न्यू बनाने के लिए और प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से बोला था कि देखिए, जब प्राइमावेरा के आप टाइटल बार को देखते हैं, आपको टाइटल बार से इन्फॉर्मेशन मिलती है करंट सिचुएशन पर कोई प्रोजेक्ट ओपन है या नहीं। तो टाइटल बार में अभी लिखा है नो करंट प्रोजेक्ट, दैट मीन्स अभी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। अब सपोज मुझे कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो मैंने बोला हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+O। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ O प्रेस करूँगा मेरा एक विंडो ओपन हो जाएगा, ओपन प्रोजेक्ट। अगर मुझे शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, मैं सीधा फाइल में जाऊँगा, ओपन, इस पर क्लिक कर दूँगा। जिस प्रोजेक्ट को आप ओपन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। प्रोजेक्ट की पहचान क्या है? फोल्डर आइकन। आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्या होगा, वो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जैसे ही ओपन होगा कोई भी प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, वो आपको एक्टिविटीज़ के पेज पर ले आता है। एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे MS प्रोजेक्ट में हम लोग टास्क देखते हैं, दोज आर एक्टिविटीज़। अभी टाइटल बार को चेक करिए, जो प्रोजेक्ट आपने ओपन किया है उस प्रोजेक्ट का आईडी और उस प्रोजेक्ट का नाम आपको आपके टाइटल बार में नज़र आ रहा है। दैट मीन्स अब आपका कौन सा प्रोजेक्ट ओपन है आपको ये पता चल जाएगा टाइटल बार से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई एक्टिविटीज़ टैब आप बंद कर दें। अब आपको कैसे पता चल रहा है प्रोजेक्ट ओपन है या नहीं है? पहली चीज़ टाइटल बार से। दूसरी चीज़, आप ओपन वाले प्रोजेक्ट का आइकन देखिए, फोल्डर हो गया ओपन वाला। ये 2 तरीके से आप पहचान सकते हैं। बेसिकली सबसे इजी ऑप्शन ये है कि आप अपने टाइटल बार को देखें। दूसरी चीज़ों में भी हम मूव ऑन कर सकते हैं। हम दूसरी चीज़ों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे गौरव जी थोड़ा सा लेट हैं आप, प्लीज़ थोड़ा सा अरेंजमेंट देखिए। हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमने स्टार्टिंग किया है यहाँ से कि किसी प्रोजेक्ट को हम कैसे ओपन करते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएंगे और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये 3 शॉर्टकट्स होते हैं।
इसमें सबसे पहला शॉर्टकट के बारे में हम बात कर रहे थे, कंट्रोल ओ। अब देखिए, अभी तो आप कोई एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर रहे हैं, या आप इसके साथ पैरेलली भी जा सकते हैं कि सर मुझे रेड रिवर, नेस्बिट बिल्डिंग और सिटी सेंटर ऑफिस, ये 3 प्रोजेक्ट ओपन करना है। हालांकि एक प्रोजेक्ट पहले से ओपन है, हैटांग कॉर्पोरेट पार्क। मैं जैसे ही इनको ओपन करूंगा, जो ओपन था पहले वो क्लोज हुआ, उसके बाद मेरे तीनों प्रोजेक्ट एक साथ ओपन हो गए। तीनों प्रोजेक्ट का आईडी कॉमा के डिफरेंस पे और तीनों नेम मेरे पास आ गए। अगर मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ तो आप देख पाएंगे मेरे तीनों प्रोजेक्ट ओपन है। अब बात आएगी प्रोजेक्ट को क्लोज करना। हमने बोला शॉर्टकट होता है कंट्रोल+W, या फाइल में जाएं, ओपन किया था, उसी के नीचे देखो क्लोज का ऑप्शन है, लेकिन क्लोज में क्या ऑप्शन लिखा है, क्लोज ऑल। इसका मतलब क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर देगा एक साथ। आपके पास आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहा है कि यार 3 प्रोजेक्ट ओपन हैं, आप उन 3 में से किसी एक को छोड़ दें, बाकी 2 को ऑफ कर दें। ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तीनों प्रोजेक्ट एक साथ क्लोज हो गए। अब आप टाइटल बार को देखो, नो करंट प्रोजेक्ट वहां लिखा है। लेकिन इसके लिए एक पैटर्न आप अपना सकते हो, वो मैं बताता हूँ क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये 3 प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर कंट्रोल ओ पर जाते हैं और अपने तीनों प्रोजेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। आप अपने टाइटल बार को देख सकते हैं, तीनों प्रोजेक्ट ओपन हो गए हैं। हमने बोला सर इन तीनों में से मुझे कोई एक प्रोजेक्ट छोड़ना है, बाकी दोनों बंद करना है। अब आप मान लीजिए आपको नेस्बिट बिल्डिंग, इसे रिटेन रखना है, बाकी दोनों को बंद करना है। तो इसका एक तरीका देखिए क्या कर सकते हो आप। जब आप कंट्रोल ओ पर जाओ, इसी को सेलेक्ट करो और दोबारा ओपन पे क्लिक कर दो। मतलब प्रैक्टिकली मुझे बाकी दोनों क्लोज करना है। मैं कर क्या रहा हूँ, ओपन में जाके उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसे रिटेन रखना है। तो देखो जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, प्रैक्टिकली होगा क्या, तीनों पहले बंद होंगे और उसके बाद नेस्बिट बिल्डिंग ओपन होगा। लेकिन हमें ऐसा लगेगा यार ये रिटेन रह गया और बाकी दोनों क्लोज हो गए। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ ये है कि उसने पहले तीनों को क्लोज किया है और नेस्बिट बिल्डिंग को दोबारा ओपन किया है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आप ट्रिक अपना सकते हैं, या तीनों को बंद करके इंडिविजुअली वन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। जब आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, तो हमें उस न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दिखाता हूँ साथ में, कहाँ से हम क्या क्या इनपुट्स लेते हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं उसे रिकॉर्डिंग्स में नहीं लूँगा। ठीक है। ओके। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो हम प्राइमावेरा पर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं फाइल, न्यू, या कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं आप। जैसे ही आप कंट्रोल N पर क्लिक करेंगे या एक न्यू प्रोजेक्ट, ये सबसे पहले आपसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट EPS। हाँ जी, स्क्रीन जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है, स्क्रीन आ रही है आपकी। हाँ, उनका आज इंटरनेट इसका मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही स्क्रीन। सुबह जी, आपके इंटरनेट में कुछ ज़्यादा इशू हो रहा है आज। ये इंटरनेट प्रॉब्लम है एक्चुअली वो। हाँ, मैं असल में बाहर हूँ ना, मैं घर पे नहीं हूँ। ओके, चलिए ठीक है ओके। अब हो गया। जी जी जी। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, वो सारा आ जाएगा स्क्रीन पर। हम लोग वापस जा रहे हैं, कंट्रोल N में प्रेस कर रहा हूँ, मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है EPS को सेलेक्ट करें, जिस EPS के अंडर आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला यार मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो हमारा LNT है, उसका जो डिवीज़न है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसका एक प्रोजेक्ट है।
तो आप यहाँ ईपीएस में ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ से आप ब्राउज करेंगे और अपने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एलएनटी के अंडर में जो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का आईडी एंड प्रोजेक्ट का नेम जो बेसिकली लिखा होगा आपके एलओए के अंदर, आपके पास जो भी मेंशन है आप उसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान्ड स्टार्ट एंड मस्ट फिनिश बाय, तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है प्रोजेक्ट प्लान्ड स्टार्ट कि हमारा प्लान कब से है स्टार्ट करने का, बट यहाँ पर क्या ले रहा है मस्ट फिनिश बाय, तो एक टाइप का कंस्ट्रेंड है जो अप्लाई कर देगा वो एंड डेट पर। इसलिए हमने बोला कि जब भी हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे होंगे हम उस वक्त कोई फिनिश डेट मेंशन नहीं करेंगे, हमें केवल अपना प्लान स्टार्ट देना है। अब लेट से हमारा जो प्लान स्टार्ट है वो 28 अप्रैल से है, हमने 28 अप्रैल को सेलेक्ट किया, लेकिन आपने यहाँ पर आपको याद है टाइम इनेबल किया था सेटिंग्स में। उसका रीज़न ये है कि देखिए आपको अपने प्रोजेक्ट पर कितने आवर्स वर्क करना है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप प्लान करेंगे कि हम साइट पे 12 घंटे काम कर रहे हैं या हम साइट पे 24 घंटे काम कर रहे हैं या हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, हम कितने आवर्स पर डे वर्क करेंगे। लेट से आपने बोला सर हम 11 आवर्स काम करेंगे, टोटल स्पैन है सुबह 8 से रात 8 तक, उसमें 1 घंटे का ब्रेक है बीच में, तो वर्किंग आवर्स जो आएंगे आपके पास वो 11 आवर्स काउंट होंगे, वो 12 काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स में वही वर्किंग आवर्स कहलाते हैं जिन पर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर कोई 1 आवर का ब्रेक आपने लिया है तो वो प्रोजेक्ट के वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं होगा। नाउ हमने बोला मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8, तो मतलब इस डेट में आपको जो वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे तो सुबह के 8 बजे स्टार्ट करेंगे ना, तो दैट मीन्स आपको टाइम डिफाइन कर देना है अपना वर्किंग टाइम मॉर्निंग 8। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ 0 रहेगा तो 8 घंटे का स्पैन खराब हो गया स्टार्टिंग में, तो आपकी वो जो 8 आवर्स हैं टोटल 12 आवर्स हैं, 8 आवर्स तो ये वाले काउंट कर लेगा 12 से 8 तक के, फिर उसके बाद 4 घंटे मिलते ही डेट चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा आपके डेट्स में जो डिफरेंसेस आएंगे आप समझ नहीं पाएंगे वो डिफरेंस आ क्यों रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान अगर आप होंगे डेट्स में इस रीज़न की वजह से कि सर डेट बदल क्यों रहा है, एक अगले दिन की दिखा क्यों रहा है, वो 4 आवर्स का जो स्पैन होगा एडिशनल उससे चेंज हो जाए, क्योंकि 8 आवर्स तो 12 बजे से 8 बजे तक का एक स्पैन आ गया, क्योंकि आपने बोल दिया कि हम रात के 12 बजे से काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट के साथ प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टाइम आपको डिफाइन करना है, जो भी वर्किंग टाइम आपका है। अगर आप बोल रहे हैं सर हम साइट पर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करते हैं, तो यहाँ मॉर्निंग 7 आएगा। जो भी आपको अपने वर्किंग आवर्स स्टार्टिंग वर्किंग आवर्स डिफाइन करने हैं वो टाइम आप यहाँ डिफाइन करेंगे डेट के साथ। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका डेट और टाइम यहाँ डिफाइन हो गया है। मस्ट फिनिश को ब्लैंक छोड़ देना है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, अब हम बात कर रहे हैं DT08 जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल मैनेजर है, तो मैं यहाँ से ब्राउज करूँगा, मेरा पूरा OBS की लिस्ट खुल जाएगी। अब इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है तो मैं देखूंगा कि यार चलिए प्रोजेक्ट मैनेजर 2, इसको मैं रेस्पॉन्सिबल बना रहा हूँ DT08 प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ PM2 अप्लाई हो गया। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। रेट टाइप अभी बजटिंग पर टाइम पर डिस्कस करेंगे, अभी से स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं एज इट इज़। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, योर न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ अब आप फिनिश पर क्लिक करिए, आपका एक नया प्रोजेक्ट DT08 सैम्पल प्रोजेक्ट के नाम से आपके उसी डिपार्टमेंट के अंडर में ऐड हो गया, देखो डिवीज़न के अंडर DT08, और बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन भी हो गया है क्योंकि आपने नया नया प्रोजेक्ट बनाया। तो आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट को ओपन करना या क्लोज करना वो तो एक सिंपल सा जॉब है, उसमें कुछ नहीं है। कोई भी नया प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया है। नाउ मैं वापस आपको लेकर आता हूँ, हमें जो दूसरा चीज़ों पर मूव ऑन करना है वो मूव ऑन करना है हमें प्रोजेक्ट डिटेल विंडो पर। हमने बात की थी कि सर डिटेल विंडो होता है ये नीचे वाला विंडो।
अभी आप प्रोजेक्ट के टैब पर हो तो नीचे है प्रोजेक्ट डिटेल्स विंडो। आपने अभी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस प्रोजेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना आप भूल जाते हैं। जैसे हमने बोला स्टार्टिंग डेट के साथ टाइम सेलेक्ट करना आप भूल गए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं मैंने उसमें अंदर काम कर लिया है, मैं फिर से उसे डिलीट करूँगा और फिर से दोबारा बनाऊँगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसकी नीचे डिटेल विंडो में सबसे पहला टैब आपको आता है जनरल, जहाँ से आप उसकी आईडी, उसका नाम और उसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कभी भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट से मैंने बोला सर इसका जो इनके बीच में मुझे डैश लगाना था, DT08 ऐसे लिखना था। सैम्पल प्रोजेक्ट पे आऊँगा, मुझे यहाँ पर कोई और नाम देना था। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने बोला कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम बना रहे हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो वही प्रोजेक्ट का नाम आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजर आपको चेंज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने चेंज कर दिया। उसके अलावा आप डेट्स पर आए, प्लान स्टार्ट ये डिफाइन किया था, आपको ये चेंज करना है, यहीं से ब्राउज करके आप चेंजेस कर सकते हैं डेट और टाइम। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट्स। आप डिफ़ॉल्ट्स टैब में आएंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाएगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ आपको दिखा रहा है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम। अब देखिए होता क्या है, हर एक एंटरप्राइज के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स के अंडर में आपको उन प्लान को रेडी करना होता है, अपने प्लान बनाने होते हैं। सेम इसी तरह लेकिन जो छोटे वेंडर्स हैं ऑब्वियसली उनके पास तो उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो जो लार्ज एंटरप्राइजेज होती हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास दिल्ली मेट्रो के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफाइंड हैं कि अगर आपको प्राइमावेरा पर उनका शेड्यूल प्रिपेयर करना है तो आपको कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमावेरा शेड्यूल, मैं आपको गाइडलाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट देखिए, कैलेंडर एंड वर्किंग टाइम्स। सबसे पहला यही आता है, ये कहता है कि आपको एक यूनिफाइड कैलेंडर यूज़ करना है। आप चाहे E&M के प्रोजेक्ट के प्लान बना रहे हैं, चाहे ट्रैक का बना रहे हैं, चाहे सिविल स्ट्रक्चर का बना रहे हैं, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग के लिए काम कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। हर एक इंटरफेसिंग कॉन्ट्रैक्टर को सेम यूनिफाइड कैलेंडर यूज़ करना है, दैट इज़ 23 आवर्स पर डे वर्किंग आवर्स। और टाइम स्टार्ट होता है रात 12:30 से रात के 11:30 बजे तक। दैट मीन्स 1 आवर का गैप है, 11:30 से 12:30, जब डेट चेंज हो रही होती है उससे आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद। उसके अलावा रिमेनिंग आपके पास है 23 आवर्स, उसमें वर्किंग करना है। उसके अलावा ये कहता है पर डे 23 आवर्स, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मंथ आ जाएगा और ये आपका ईयर आ जाएगा। उसने क्लियर आपको गाइडलाइन बता दिया। इसके इन बिटवीन उसने एक जगह हॉलीडेज़ की बात की, मेक श्योर द यूनिफाइड कैलेंडर इज मेड एंड नेम्ड एज पर DMRC's रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड हॉलीडेज़। जो स्टैंडर्ड हॉलीडेज़ DMRC आपको बताता है उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। उसके हॉलीडेज़ को लेकर भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फाइल है कि नहीं है, चलिए खैर हॉलीडेज़ वाली फाइल अभी नहीं है दिख रही है। उसमें वो मेंशन करता है कि आपको 2025, 2026, 2027, 2028 कौन कौन से हॉलीडेज़ कंसिडर करने हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है डायरेक्टली। ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ है, जैसे
तो उसने 2020 से 2028 तक का बता दिया। प्रैक्टिकली ये 8 हॉलीडेज़ वो कंसिडर करते हैं, न्यू ईयर, रिपब्लिक, होली, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, दैट्स ऑल। इनका लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ आ जाता है। तो हमें यही नॉन वर्किंग डेज अपने कैलेंडर के अंदर डिफाइन करने होंगे हॉलीडेज मार्क करने के लिए। इसी का एग्जांपल ले लेंगे, इसको मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ रेफरेंसेस के लिए केवल। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएशन करना होगा। अब कैलेंडर के टॉपिक पे बात आ जाती है। देखो, प्राइमावेरा के अंदर इन जनरल जो कैलेंडर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो कैलेंडर्स होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप आपके पास आता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल कैलेंडर। दूसरा जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं रिसोर्स कैलेंडर्स। और थर्ड टाइप आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर्स। ये 3 टाइप के कैलेंडर्स ऑफर करता है प्राइमावेरा। हर एक कैलेंडर टाइप का अपना लिमिटेशन और अपना यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल कैलेंडर, आप इसको प्राइमावेरा में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। ग्लोबल जो कैलेंडर है वो आप किसी भी जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वो ग्लोबल कैटेगरी में बनाने का तरीका सेम है तीनों केस में। वो कैटेगरी की स्पेसिफिकेशन है कि अगर वो ग्लोबल कैलेंडर की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है तो आप उसके लिए कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए नाम है ग्लोबल। वो ग्लोबल ही है, एक्सेप्टेबल है हर जगह। जहाँ भी कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, अगर आपका कोई कैलेंडर ग्लोबल कैटेगरी में डिफाइन किया गया तो आप उसे कहीं भी असाइन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन उसके साथ नहीं है। अगर आपने क्रिएट किया है रिसोर्स कैलेंडर, अब नाम क्या है, रिसोर्स कैलेंडर, सो दिस इज ओनली फॉर रिसोर्सेज। ये केवल आप रिसोर्सेज के लिए यूज़ करेंगे, मतलब मैन पावर, मशीन, मटेरियल। हालांकि मटेरियल में कैलेंडर का कोई रोल है नहीं, लेकिन आप केवल रिसोर्सेज में ही यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स कैलेंडर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। आगे चल के एक आपका कहलाता है शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर, एक आपका कहलाता है पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर। अब आपको नाम से समझ आ गया होगा। शेयर्ड रिसोर्स जो मल्टीपल रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, और पर्सनल रिसोर्स जो इस पर्सनली किसी एक रिसोर्स के लिए ही क्रिएट किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है। बनाने का तरीका अगेन सेम है। थर्ड ऑप्शन इज प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर ओनली फॉर यूनिक प्रोजेक्ट एंड इट्स एक्टिविटी। प्रोजेक्ट कैलेंडर केवल और केवल किसी एक यूनिक प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि जिसके लिए वो कैलेंडर बनाया जाएगा वो कैलेंडर केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है या उसकी एक्टिविटी के लिए। अगर आप सेम प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं, आप वहाँ पर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कैलेंडर केवल प्रोजेक्ट या उसकी एक्टिविटी के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ एक चीज़ आप याद रखिए कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को कोई कैलेंडर असाइन करते हो, इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि उसकी एक्टिविटीज़ में वही कैलेंडर अप्लाइड है, ये अंडरस्टूड होता है। रिसोर्स में के साथ में ऐसा नहीं है। रिसोर्स में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट कैलेंडर आप यूज़ कर नहीं सकते। तो रिसोर्स के लिए या तो आप ग्लोबल बनाइए या रिसोर्स कैलेंडर अलग से सेपरेट बनाइए, तब आप रिसोर्स को कैलेंडर दे सकते हैं। ये डिफरेंसेस हैं तीनों केस में। अब बात करते हैं कैलेंडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए।
हमें चाहिए सबसे पहले तो कि यार आप 6 days पर वीक वर्क कर रहे हैं या आप 7 days पर वीक कर रहे हैं। भाई कंस्ट्रक्शन में 5 दिन तो होता ही नहीं काम। सेकेंडली वो 6 days या 7 days में, जैसे 6 days है तो 6 days में आपका कोई ना कोई नॉन वर्किंग डे है। वो लेट से यहाँ संडे है, यहाँ तो कुछ नहीं है, 7 days वर्किंग है। यानी कि आपका जो वर्किंग डे हैं वो हो गया आपके पास मंडे टू सैटरडे। अब आपने बोला सर मंडे टू सैटरडे वर्किंग है और हमारी जो वर्किंग टाइमिंग है वो है 11 आवर्स पर डे। अब आगे फिर ये भी बात आएगी वो 11 आवर्स कौन से हैं। हमने बोला सर मॉर्निंग 8 से आफ्टरनून 13 तक, फिर 14 से 20 तक, तो बीच में 1 से 2 का गैप आ गया, 13 to 14। बाकी हॉलीडेज हैं जैसे मैंने अभी दिखाए थे आपको मार्क करने के लिए। 7 days के केस में आप एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा मंडे टू संडे वर्किंग है, हम 10 आवर्स लेट से पर डे काम कर रहे हैं। अब वो 10 आवर्स कौन से हैं, हमने बोला यार मॉर्निंग 8 to 13 और 14 to 19, टोटल हमारा 11 में से 1 घंटा कट जाएगा। उसके अलावा हॉलीडेज मार्क करने हैं आपको। तो एक बार इस टाइप की डिटेल डालने की सीखेंगे, एक बार इस टाइप की डिटेल डालकर देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह वैल्यू फीड होनी है, फिर उसके बाद बात करेंगे। यानी कि कोई पूछे टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल आवर्स पर डे कितना काम कर रहे हो आप, 11 घंटे या 10 घंटे। कोई पूछे डिटेल आवर्स क्या हैं आपके, तो हमने बोला सुबह 8 से दोपहर के 1 बजे तक और फिर दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक या 7 बजे तक, वो है डिटेल। ओके, अब बात ये आती है कि जो हमारा कैलेंडर होता है, ये ऑप्शन आपके पास आता कहाँ है। आप मेन्यू बार में जाते हैं, मेन्यू बार में आपके पास एक ऑप्शन होता है एंटरप्राइज का। इस एंटरप्राइज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कैलेंडर्स। ना वो प्राइमावेरा पर वापस जाते हैं। यहाँ पर आपका मेन्यू बार के अंदर एंटरप्राइज के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कैलेंडर्स। आप कैलेंडर्स पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ आपको 3 टाइप्स दिख रहे हैं, ग्लोबल, रिसोर्स, प्रोजेक्ट। ग्लोबल किसी भी कैटेगरी के लिए यूज हो सकता है, रिसोर्स ओनली फॉर रिसोर्सेज होता है। आप देखो एक कैटेगरी है पर्सनल, एक है शेयर्ड। प्रोजेक्ट कैलेंडर जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए होता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब बात ये आती है यार अगर प्रोजेक्ट कैलेंडर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, आप सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे वो प्रोजेक्ट कौन सा है जिसके लिए आप ये बना रहे हैं। ये भी तो बताना जरूरी है क्योंकि दूसरे में तो यूज हो नहीं सकता। आप अभी अपने टाइटल बार को देखो, इसका मतलब क्या है, एक प्रोजेक्ट ओपन है। तो अगर प्रोजेक्ट कैलेंडर बन रहा है वो उसी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है जो प्रोजेक्ट आपका ओपन है, किसी दूसरे में यूज नहीं हो सकता। क्यों? आप एग्जाम्पल मानिए आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, अब क्या है टाइटल बार पे, नो करंट प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है इस वक्त। अब अगर आप वापस जाएं एंटरप्राइज कैलेंडर्स तो आप देखो आप प्रोजेक्ट कैलेंडर बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो। तो आपको पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना जरूरी है प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाने के लिए। तो पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट ओपन होगा आप वो प्रोजेक्ट कैलेंडर उसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाएगा। क्लियर? ओके, अब बनाने का तरीका देख लेते हैं। फिलहाल मान लीजिए मैं ग्लोबल कैलेंडर बनाना है। देखो आप लोगों ने अगर एमएसपी भी यूज़ किया है तो आपने देखा होगा हम एग्जिस्टिंग कैलेंडर का पहले एक कॉपी बनाते हैं, उसको रीनेम करते हैं और फिर उसके अंदर मॉडिफाई कर देते हैं। सेम तरीका यहाँ है। कुछ चीज़ें एमएस प्रोजेक्ट में अच्छी हैं, प्राइमावेरा में नहीं है। जैसे हम एमएस प्रोजेक्ट के अंदर रिकरिंग हॉलीडेज डिफाइन कर देते हैं कि यार 26 जनवरी 2026 से 2030 तक ऑफ कर दो, वहाँ ऑप्शन है। यहाँ ऐसा नहीं है, 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी आपको 5 बार जनवरी में जाके ऑफ करना पड़ेगा। एवरी ईयर का अपना अपना एग्जैक्टली
ये वेरिएशन करना पड़ेगा आपको। रिकरिंग हॉलीडेज नहीं दे सकते। ये जो मुझे सबसे बेकार पॉइंट लगता है एमएसपी के कंपैरिजन में यहाँ कैलेंडर में। चलिए प्रोसेस देखते हैं जी। 5 डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स पड़े हैं, वहाँ 3 आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एमएसपी में। आपको क्या करना है, आपको एक कैलेंडर ऐड करना है, तो सिंपली ऐड पे क्लिक करो। ये पूछेगा भैया किस कैलेंडर से कॉपी करूँ। हमने बोला यार चलो स्टैंडर्ड से ही कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, अब वो नाम पूछ रहा है 5 into 10 मतलब 5 hours 10 डेज। हाँ अभी क्लियर हो जाएगा वो भी, 5 days 10 hours। हमने बोला हमें एक नया कैलेंडर यहाँ डिफाइन करना है। हमने उसको नाम दिया लेट से DT08, जिससे हमें समझ में आ जाए कि यार इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बता, हालांकि मैं ग्लोबल में हूँ, ग्लोबल में तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोई बात होनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने ऐसे दे दिया। फिर मुझे याद आया यार ग्लोबल बना रहा हूँ, मेरी कंडीशन ये है पहले केस में कि मुझे 11 घंटे और 6 दिन काम करना है, तो मैंने यहाँ नाम रखा 11 hours into 7 days, नहीं 6 days रखना था पहला केस जो मैंने लिया था। तो अब मुझे कैलेंडर के नाम से ही समझ आ रहा है इसमें क्या डिटेल है, 11 hours 6 days। तो अभी क्या किया, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड को कॉपी किया और रीनेम कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अंदर तो वही डाटा है ना एज इट इज़। अब इसको सेलेक्ट करके आप मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद 2 विंडो ओपन होंगी, एक टोटल आवर्स, एक डिटेल्ड आवर्स। टोटल मतलब कितने घंटे काम करना है, टोटल पे क्लिक रखिए, नीचे आइए वर्क वीक, एक पूरे वीक का स्टैंडर्ड खुल जाएगा। आप डिफाइन कर दीजिए। मैंने बोला सर मंडे टू सैटरडे हम 11 घंटे काम कर रहे हैं, संडे तो नॉन वर्किंग है तो वो 0 रहेगा। आप जैसे ही ओके करेंगे आप देखो संडे नॉन वर्किंग है, बाकी सारे वर्किंग है। फिर इसकी डिटेल में फिर से वर्क वीक, इस बार ये वर्क बदल गया ऑप्शन। आपको चाहिए मंडे टू सैटरडे की सेटिंग। यहाँ आपको एक रो में 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, एक सेल 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स एक रो 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कि अगर आपको प्राइमावेरा में कोई ब्रेक देना है, कोई हॉलीडे के लिए कोई ब्रेक डालना है, कोई लंच ब्रेक डालना है, कोई टी ब्रेक डालना है, मिनिमम 30 मिनट का दे सकते हो आप 15 मिनट का कोई ब्रेक नहीं दे सकते। और मल्टीपल ऑफ 30 मिनट्स में ही चलेगा, क्योंकि उससे छोटा कोई सेल ही नहीं है। ये तो 30 मिनट्स या 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा इसी तरह चलेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, सारे सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर दो, सबको नॉन वर्क कर दो। अब सोचो सुबह के 8 यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ से सुबह के 8 बजे से टाइम शुरू हो रहा है और मैं सीधा जा रहा हूँ 12 से 1, यानी कि 8 के सामने है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ये मत सोचना 1 के लिए यहाँ आएंगे, ये 1 के बाद का टाइम शुरू होता है, जो लिखा है उससे आगे का टाइम शुरू हो रहा है। 8 के सामने 8 से 9, तो 5 घंटे हो गए वर्क। फिर 13 to 14 तो नॉन वर्किंग रखना है, फिर 14 से शुरू होना है और 20 तक। 19 के सामने है 19 से 20 वर्क। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आवर्स हो गए। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन से बचने के लिए टोटल 11 आवर्स। मैंने इसे ओके किया। अब सीधे जाइए आप टाइम पीरियड्स पर क्लिक करें, यहाँ आगे आवर्स पर डे जो मैंने वहाँ दिखाया था अभी आपको शीट पर, 11 आवर्स इन अ डे, आवर्स पर वीक 6 days 66। यहाँ आप मैक्सिमम टाइम लेंगे। वीक में तो आप 6 दिन काम कर रहे हो तो इतना ही आ सकता है, लेकिन मंथ की कैलकुलेशन हमेशा 30 days के हिसाब से ही चलेंगी। मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 हॉलीडेज हो गए हैं। अब 30 में से हम वो रिड्यूस करेंगे 26, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास अब आएगा कंप्लीटली 26 मल्टीप्लाई बाय 11, दिस इज 286। सो 286 आवर्स इन अ मंथ, और 286 मल्टीप्लाई बाय 12, 3432। ये टोटल वर्किंग आवर्स आपके आ गए पर डे, पर वीक, पर मंथ एंड पर ईयर। आप इसे ओके कर दीजिए।
टोटल डिफाइन हो गया। अब बात आती है हॉलीडेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने एक एग्जांपल लिया था, अभी चल रहा है 2025, फर्स्ट मे, अभी जो अपकमिंग है वो फर्स्ट मे को आता है। फर्स्ट मे को सेलेक्ट करिए, नॉन वर्क, बस सिंपल हॉलीडेज मार्क करने के लिए। उसी के बाद फिर 15 अगस्त, के बाद आप आ जाइए अक्टूबर, और 2 अक्टूबर के बाद आप आ जाइए, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, दशहरा 12 को मान लेते हैं और ये 21 को मान लेते हैं। रेंडमली आप एक वैल्यू दे रहे हैं, 12 को ऑलरेडी है, 21 को भी नॉन वर्क कर दिया, तो हॉलीडेज मार्क हो गए। सेम इसी तरह आप आगे की तरफ बढ़ेंगे कि सर 1 जनवरी नॉन वर्क, 26 जनवरी नॉन वर्क, इसी तरह आप हर एक साल का चेंज करेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट का टेन्योर 36 मंथ है तो इसका मतलब 36 मंथ के में जाकर हर महीने के आपके हॉलीडेज मार्क करने होंगे। जब आप मार्क कर देंगे, बाकी सारी डिटेल आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके, आप इसे ओके कर दीजिए, आपका एक कैलेंडर बन गया है, ग्लोबल कैलेंडर 11 आवर्स 6 डेज। आप इसे क्लोज कर दीजिए। क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक में मतलब कि उसको असाइन करने के लिए? नहीं, असाइन वहाँ से नहीं कर सकते ना, वो तो सिंपल ऑप्शन है कैलेंडर बनाने के लिए, डेटाबेस है। अब अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल विंडो देखेंगे, यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से ब्राउज करेंगे, अपने कैलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से असाइन करेंगे। अब आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें आपने कैलेंडर असाइन कर दिया, दैट इज 11 आवर्स 6 डेज। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल ले लें जो 10 आवर्स 7 डेज के लिए है। फिर से एंटरप्राइज, और प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाना है तो प्रोजेक्ट पहले ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वापस प्रोजेक्ट के पेज पर। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट के लिए ये ओपन हुआ है, एंटरप्राइज कैलेंडर, कौन सा बनाना है, प्रोजेक्ट कैलेंडर। फिर से वही तरीका, ऐड पे क्लिक करो, स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। अब हमें क्रिएट करना है 10 आवर्स बाय 7 डेज। ये कैलेंडर हमने बनाया किसके लिए, DT08 आप लिख सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही है ये। नाउ मॉडिफाई, आप मॉडिफाई में एक चीज़ ध्यान देंगे जो ग्लोबल में नहीं मिलेगी आपको, रिसोर्स या प्रोजेक्ट में मिलेगी। यानी कि अगर ग्लोबल में मेरा कोई ऐसा कैलेंडर है जिसमें मैंने ऑलरेडी हॉलीडेज मार्क कर रखी हैं और मैं ये चाहता हूँ वो सारे हॉलीडेज मेरे प्रोजेक्ट कैलेंडर या रिसोर्स कैलेंडर में भी आ जाएं, तो नीचे एक ऑप्शन होता है इनहेरिट हॉलीडेज एंड एक्सेप्शंस फ्रॉम ग्लोबल कैलेंडर। तो ये ग्लोबल से ग्लोबल में नहीं जा सकते, ग्लोबल से रिसोर्स में या ग्लोबल से प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर मान लीजिए अपने कैलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो आपने वहाँ फर्स्ट में ही ऑफ किया था, हॉलीडे आ गया, ग्लोब भी बना है, यानी कि ग्लोबल से आया है। सारे हॉलीडेज जो भी अपने वहाँ मार्क किए सारे यहाँ आ गए। तो ये एक तरीका भी है छोटा सा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि किसी दिन सुकून से बैठो, ग्लोबल में एक कैलेंडर बनाओ और उसका नाम रख दो हॉलीडेज कैलेंडर। आर से मतलब ही नहीं है क्योंकि इनहेरिट क्या हुआ, हॉलीडेज केवल। तो 10 साल के हॉलीडेज एक ही बार डाल के छोड़ दो और इनहेरिट करते रहो उसे जब भी प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट को डाटा देते हैं ना, तो क्लाइंट के डाटा देते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट कैलेंडर अप्लाइड होना चाहिए लॉजिकली, ग्लोबल अप्लाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शेयर करते हैं एक्सपोर्ट करके डेटाबेस से दूसरे को देते हैं। ठीक है, ग्लोबल के अंदर हम अपना हॉलीडे डिफाइन करके उसी को कॉपी करते रहिए, बस सिंपल। ओके, अच्छा ये तो बात थी हॉलीडेज की, इनहेरिट कर देंगे। अब बाकी चीज़ें तो सेम है, टोटल वर्किंग आवर्स, वर्क वीक, यहाँ गए हमें 10 आवर्स वर्क करना है बट 7 डेज। अब हम वापस जाते हैं डिटेल पर, डिटेल पे जाके अगेन वर्क वीक, मंडे टू संडे
सबको सेलेक्ट कर रहे हैं नॉन वर्क। अब दूसरा तरीका देखो, सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक वर्क, बीच में 13 से 14 नॉन वर्क। तो आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स हो गए आपके। आप इसे ओके करिए। उसके बाद आप जाइए सीधे टाइम पीरियड्स पर। 10 आवर्स इन अ डे, 70 आवर्स इन अ वीक, 300 एंड 3600 या 3650 भी आप ले सकते हो, लेकिन उतने हॉलीडेज मार्क हो ही जाएंगे आराम से। वर्किंग आवर्स आपको उतने ही आएंगे। ये आपका कैलेंडर प्रिपेयर हो गया, आपने इसे ओके कर दिया। इस बार जो आपने बनाया दैट इज़ प्रोजेक्ट कैलेंडर। अब मान लीजिए आपको इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कैलेंडर यूज़ करना है। आपने अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, नीचे की तरफ कैलेंडर का ऑप्शन है, आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। क्या डिस्प्ले में आ रहा है? ग्लोबल। क्लिक करो, क्या चाहिए? अपने प्रोजेक्ट कैलेंडर को सेलेक्ट करिए और असाइन कर दीजिए। तो ये कैलेंडर असाइन हो गया। तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही सबसे पहला काम करना है उस प्रोजेक्ट के लिए कैलेंडर बनाना, उसे उस प्रोजेक्ट पर असाइन करना, ताकि उसको आप यूटिलाइज कर पाए वर्क करने के लिए। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी हेलो। जी बताइए। प्रोजेक्ट्स पे जैसे सपोज आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो डिज़ाइन टीम है, जो ऑफिस ऑफिस के काम करने वाले, वो तो 6 days अ वीक करते हैं प्रोजेक्ट पे काम, ठीक है। और साइट 7 days अ वीक करती है। ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट्स में लिए जाएंगे या अलग लिए जाएंगे दोनों कैलेंडर? मल्टीपल कैलेंडर। देखिए, उन रिसोर्सिज को भी हम अलग कैलेंडर असाइन कर सकते हैं, उन रिसोर्सिज की अवेलेबिलिटी के लिए वो एज ए रिसोर्स हम असाइन करेंगे। या अगर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो केवल और केवल ऑफिस वाले बंदे ही हैंडल करते हैं, तो हम उन एक्टिविटीज़ के लिए अलग 6 डेज वाला कैलेंडर असाइन करेंगे, बाकी पे 7 डेज रहेगा। यानी कि मतलब आगे चल के कवर अप होगा। आपको उस केस में 2 कैलेंडर चाहिए अलग अलग, एक 6 डेज, एक 7 डेज। तो एक दोनों एक प्रोजेक्ट पे दो अलग अलग, उस पे अलग अलग कैलेंडर हम असाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट पे। नहीं, प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ पे अलग अलग असाइन हो सकता है, रिसोर्सिज के लिए अलग अलग असाइन हो सकता है, प्रोजेक्ट पे एक ही असाइन होगा। जब प्रोजेक्ट पे ही असाइन होगा, बिल्कुल सर। तो इसमें वो जैसे सपोज डिज़ाइन टीम काम करे 6 days, जब आप ओवरऑल लेके आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं आएगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं। अभी जब एक्टिविटीज़ बनाना सीख लेंगे उस टाइम पर ये केस स्टडी डिस्कस किया जा सकता है जी जी जी। ना। अभी तो कोई इतना सिनारियो अभी हुआ नहीं है। इसीलिए मैं बताया, भूल जाता हूँ ना, मैंने अभी ध्यान में तो नहीं नहीं, बेफिक्र रहिए, हम खुद एक डिस्कस एक करेंगे। चीज़। जी जी ठीक है। टाइम स्केल का ऑप्शन मैंने आपसे कल बताया था। अब आप